डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं C++ लैंग्वेज। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड इफ स्टेटमेंट। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स ये सिंबल्स होते हैं, जैसे ये इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ याद रखना, जो सिंगल इक्वल है वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। वो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है सिंगल इक्वल साइन। ये जो डबल इक्वल साइन है ये रिलेशनल ऑपरेटर है। इसे इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। इक्वल टू कंपैरिजन, ये दो वैल्यूज को, दो ऑपरेंड्स को, ऑपरेंड्स क्या होती हैं? वैल्यूज। ऑपरेंड्स वेरिएबल हो सकते हैं और कांस्टेंट हो सकती हैं, कोई नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है ऑपरेंड। तो ये डबल इक्वल साइन जो है, ये डबल इक्वल याद रखिएगा, ये जो पहला है ये कंपैरिजन के लिए कि चेक इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल आर नॉट। ये चेक करता है कि दो ऑपरेंड्स कोई भी वैल्यू है, याद रखिएगा, वो इक्वल है या नहीं। इफ दे आर इक्वल, इफ वैल्यूज आर इक्वल देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। अगर वो वैल्यूज इक्वल होंगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। जैसे ये एग्जांपल दी हुई है जिसमें a और b क्या है, यहां पर ये वेरिएबल है a और b। अब a की वैल्यू यहां पर हमने सपोज कर लिया 5 और b की वैल्यू सपोज कर ली है 10। ये और वैल्यूज भी हो सकती हैं। अब a और b ये वेरिएबल्स हैं और इन्हीं a को और b को हम ऑपरेंड्स भी कहते हैं। ये ऑपरेंड्स भी, यहां कोई नंबर भी हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकता है। जैसे a की जगह पर आप 7 लिख सकते हैं, b की जगह पर आप 10 लिख सकते हैं, या a को ऐसे ही रहने दे, b की जगह पर आप 20 लिख दें। तो ये a और b या 7, 5, 20 या कोई भी नंबर, ये ऑपरेंड्स कहलाएंगे। तो ये डबल इक्वल साइन क्या मालूम करता है? क्या a और b की वैल्यू इक्वल है या नहीं। अगर इन a और b वेरिएबल्स की वैल्यू इक्वल होंगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर ये इक्वल नहीं होंगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब ये दूसरी इसमें आ जाए, नॉट इक्वल टू। ये चेक करता है, ये भी रिलेशनल ऑपरेटर है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं जो दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, याद रखिएगा। तो ये सिंबल्स हैं, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। नॉट इक्वल टू, ये है ग्रेटर देन, ये है लेस देन, ये है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और ये है लेस देन आर इक्वल टू। तो ये सारे ऑपरेटर्स ये रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ये दो ऑपरेंड्स को या दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन, मवाजना करते हैं एक दूसरे के साथ। अब नॉट इक्वल टू, अब ये नॉट इक्वल टू को क्या करता है? ये चेक करता है द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड, क्या दो ऑपरेंड की वैल्यूज इक्वल आर नॉट इक्वल है या नहीं है। इफ वैल्यूज आर नॉट इक्वल, अगर उनकी वैल्यूज इक्वल नहीं होगी देन कंडीशंस बिकम ट्रू, तो कंडीशंस ट्रू हो जाएगी। जैसे यहां पर a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू ये लिखी हुई है रेड कलर में 10 है, तो a नॉट इक्वल टू b, a की वैल्यू b के बराबर नहीं है। तो वाकई ही में a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 10 है, ये बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन का जवाब क्या आ जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये है ग्रेटर देन। ये चेक करता है द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू अगर राइट ऑपरेंड से ग्रेटर है देन इफ यस, अगर ऐसे है द कंडीशन बिकम्स ट्रू, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसा कि a की वैल्यू यहां पर क्या है? ये जो ये ग्रेटर देन का साइन दरमियान में है, इसके लेफ्ट पर a है, राइट पर b ऑपरेंड है। a लेफ्ट वाला ऑपरेंड है और b राइट वाला ऑपरेंड। ऑपरेंड वेरिएबल हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। अब a की वैल्यू कितनी है? हमारे पास 5 है और b की वैल्यू क्या है? हमारे पास 10 है। a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू 5 है, 5 ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या है? फॉल्स, क्योंकि 5 10 से ग्रेटर नहीं होता। तो ये नॉट ट्रू है, यानी फॉल्स है। अब लेस देन, चेक इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। ये लेफ्ट ऑपरेंड और राइट ऑपरेंड क्या है? देखें यहां इस एग्जांपल में देखेंगे, यहां पर ये लेस देन के लेफ्ट पर a लिखा हुआ है, ये लेफ्ट ऑपरेंड है, और राइट पर b लिखा हुआ है, ये राइट ऑपरेंड है। a की वैल्यू कितनी है? 5 और b की वैल्यू कितनी है? 10। 5 इज लेस देन 10, तो रियल लाइफ में, हकीकी जिंदगी में भी 5 10 से लेस होता है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। इसी तरह ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू और ये लेस देन आर इक्वल टू, इसमें क्या करता है? a की वैल्यू
ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ी हो या बराबर, इन दोनों में से कोई एक बात ठीक हो, यानी ए की वैल्यू बी से बड़ी हो या बी के बराबर हो। अगर इन दोनों में से एक बात भी ठीक होगी, दोनों में से मुराद क्या है कि या तो बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए, अगर कोई एक बात भी ठीक होगी तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, बी की वैल्यू 10 है, तो ए की वैल्यू ना ही बी से बड़ी है ना ही बी के बराबर है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ये ट्रू नहीं होगी। ये है लेस देन और इक्वल टू, लास्ट में लेस देन और इक्वल टू, ये क्या करता है, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, ये चेक करता है कि ए की वैल्यू बी से छोटी हो या बराबर हो, यानी दो चीजें कंपेयर कर रहा है, या तो ए की वैल्यू बी से छोटी होनी चाहिए या बराबर। अब ए की वैल्यू बी से छोटी तो है, बराबर नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है। अब ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है लेकिन छोटी है, तो एक बात इसमें से एक चीज ठीक हो गई कि ए की वैल्यू लेस हो गई बी से, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। आगे आ जाता है रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंडीशन भी कहते हैं, याद रखिएगा, कंडीशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स आ जाए उसे रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हो, जैसे 7 ग्रेटर देन 2, ए इज लेस देन बी। इन एक्सप्रेशंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ऑपरेंड्स और ऑपरेटर का मजमुआ एक्सप्रेशन कहलाता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, वो मैंने उसको डिस्कस किया। आपने अगर वो लेक्चर नहीं सुना तो उसे जरूर वॉच कीजिएगा। रिलेशनल एक्सप्रेशन कंपेयर टू वैल्यूज, याद रखिएगा ये कंपेयर करता है, तो याद रखें डियर स्टूडेंट, इस कंपेयर के बारे में एक बात याद रखना, सेम डाटा टाइप कंपेयर होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने इंटीजर नंबर को कंपेयर करना है तो इंटीजर नंबर को इंटीजर नंबर से ही कंपेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि इंटीजर को आप फ्लोट से कंपेयर करें, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने इंटीजर को फ्लोट से कंपेयर करना होगा तो आपको डाटा टाइप उनकी एक जैसी बनानी पड़ेगी, यानी टाइप कन्वर्जन करनी पड़ेगी, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो कंपेयर का मतलब ये होता है कि फ्लोट से कंपेयर होता है फ्लोट वैल्यू, और इंटीजर वैल्यू से कंपेयर होता है। रिलेशनल एक्सप्रेशन दो वैल्यूज को कंपेयर करता है लेकिन उनकी डाटा टाइप सेम हो। द रिजल्ट ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज आइदर ट्रू और फॉल्स। रिलेशनल एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होता है या कंडीशन का जो रिजल्ट होता है या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। इन C++ लैंग्वेज 0 इज कंसिडर्ड एज फॉल्स, 0 वैल्यू को फॉल्स समझा जाता है, एंड 1 और नॉन 0 वैल्यू इज कंसिडर्ड एज ट्रू, 1 को या नॉन 0 वैल्यू को ट्रू समझा जाता है। यानी 0 फॉल्स है, 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है, 5 भी ट्रू है, 10 भी ट्रू है, माइनस का 5 भी ट्रू है। तो जो नॉन जीरो से मुराद ऐसा नंबर जो 0 ना हो, 0 के अलावा बाकी सारे नंबर ट्रू समझे जाते हैं। नॉर्मली 0 को कंसिडर्ड एज फॉल्स एंड 1 इज कंसिडर्ड एज ट्रू एंड नॉन 0 इज आल्सो कंसिडर्ड एज ट्रू। एग्जांपल, लेट्स से हमारे पास दो वेरिएबल हैं इंट ए बी, ए और बी दो वेरिएबल है इंटीजर टाइप के। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 है। अब हम एक रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी। ये जो छोटी ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है। ये दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहा है। अब ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू क्या है 20 है। 10 ग्रेटर देन 20 गिव्स फॉल्स, यानी इस कंडीशन का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। इफ ए इज लेस देन बी, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, 10 इज लेस देन बी, कंडीशन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो ट्रू आंसर आएगा। b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 है, 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, 20 बड़ा है या बराबर है, दो चीजें चेक हो रही हैं, यानी ग्रेटर देन भी और इक्वालिटी भी, इक्वल भी। तो इनमें से कोई एक चीज भी ठीक हो जाए तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। b की वैल्यू 20 है, 27 से ग्रेटर तो है, इक्वल नहीं है, तो ग्रेटर हो गया, एक बात ठीक हो गई, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। a प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास
10 है, बी की वैल्यू कितनी है 20 है, 10 प्लस 20 ये हो जाएगा 30। 30 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, 30 बड़ा है या बराबर है 50 के, तो 30 ना तो 50 से बड़ा होता है ना ही 50 के बराबर होता है। इसका जवाब क्या आएगा, फॉल्स, इस कंडीशन का जवाब। ये भी हमारे पास एक कंडीशन है या रिलेशनल एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो रिलेशनल ऑपरेटर्स आ जाएं उसे हम रिलेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। अब याद रखिएगा इसमें ए और बी क्या हैं, ये ऑपरेंड्स हैं, और ये ग्रेटर देन का साइन क्या है, ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है। A इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू बी, गौर से देखिएगा, नॉट इक्वल टू यानी A की वैल्यू B के बराबर नहीं है। तो देखें A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 20 है, तो A की वैल्यू और B की वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। इसका जवाब क्या आएगा, ट्रू। इफ A इज इक्वल टू, इसको गौर से देखिएगा, डबल इक्वल या यूज किया, सिंगल इक्वल को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, डबल इक्वल कंपैरिजन के लिए होता है। A इज इक्वल टू बी, A की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है, B की वैल्यू क्या है 20 है, तो 10 इज इक्वल टू 20 कंडीशन फॉल्स। इसका जवाब क्या आएगा, कंडीशन का फॉल्स जवाब आएगा। अब आ जाता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, यानी इससे डिसीजन करते हैं हम। इफ क्या है जी, इफ एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड को रिजर्व वर्ड भी कहा जाता है, इसको स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर भी कहते हैं। कीवर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसका प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस होता है। यानी C++ लैंग्वेज जब बनाई गई थी तो कुछ ऐसे अल्फाज बनाए गए थे C++ लैंग्वेज के, कुछ ऐसी कमांड्स इंस्ट्रक्शंस बनाई गई थी जिनका मीनिंग और पर्पस डिफाइन कर दिया गया था। यानी पहले से बता दिया गया था कि ये लफ्ज ऐसे लिखा जाएगा और इसके लिखने से कंप्यूटर फलां काम करेगा, स्पेसिफिक काम सरंजाम देगा। तो इफ जो है वो एक कीवर्ड है। इफ द कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, देन स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट, क्या एक स्टेटमेंट, तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का मतलब है बहुत सारी स्टेटमेंट्स। आफ्टर द कंडीशन, जो कंडीशन के बाद लिखी जाती हैं, आर एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट होंगे। याद रखें, ये असूल को याद रखना है इफ स्टेटमेंट के जो इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन है, अगर कंडीशन का जवाब ट्रू होगा तो कंडीशन के बाद लिखी जाने वाली स्टेटमेंट्स को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा। इफ द कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर कंडीशन जो है इफ स्टेटमेंट के अंदर, कंडीशन क्या होता है अभी पढ़ा हमने, रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है जिसमें दो वैल्यूज को कंपेयर करें। अगर कंडीशन का जवाब फॉल्स होगा तो जो कंडीशन के बाद जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं कंप्यूटर उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एंड कंट्रोल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, और कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चला जाएगा। यानी वो कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट को छोड़कर अगले स्टेटमेंट्स पर चला जाएगा। अब सिंटैक्स कहते हैं लिखने का तरीका, स्टेटमेंट्स को, कमांड्स को लिखने का तरीका प्रोग्राम के अंदर। तो कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले लिखी जाती है इफ कंडीशन और फिर नीचे लिखी जाती है स्टेटमेंट। तो इफ अगर कंडीशन का जवाब ट्रू होगा तो कंप्यूटर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, पढ़ेगा। अगर कंडीशन का जवाब फॉल्स होगा तो कंप्यूटर इस स्टेटमेंट को छोड़ देगा, याद रखिएगा। इसी तरह इफ कंडीशन को, इफ स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है। क्या, इफ कंडीशन, यहां पर देखें ये करली ब्रेसेस लगा दिए, यहां पर करली ब्रेसेस नहीं लगाए। तो याद रखें अगर इफ कंडीशन के, इफ स्टेटमेंट के फौरन बाद करली ब्रेसेस ना हो, ब्रैकेट्स ना हो, तो ये कंडीशन एक स्टेटमेंट पर अप्लाई होती है। यानी ये कंडीशन ट्रू होती है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इस कंडीशन का ताल्लुक सिर्फ एक स्टेटमेंट से होता है, यानी इस कंडीशन को अप्लाई एक स्टेटमेंट पर किया जाता है। इसके ट्रू होने से ये एग्जीक्यूट होगी, इसके ट्रू होने से ये फॉल्स। इसके नीचे जो इतनी भी स्टेटमेंट लिखी जाएंगी ये कंडीशन उन पर अप्लाई नहीं होगी। यहां पर ये कंडीशन इन तमाम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 या और स्टेटमेंट 4, 5, ये इन तमाम पर अप्लाई होगी ये कंडीशन। यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी इसका मतलब ये है तो ये तमाम स्टेटमेंट्स जो इन करली ब्रेसेस के अंदर लिखी हुई हैं वो तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, कब, जब कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये तमाम स्टेटमेंट्स को कंप्यूटर स्किप कर देगा, छोड़ देगा। याद रखें
ये जो करली ब्रेसेस हैं, करली ब्रेसेस, ये करली ब्रेसेस ये वाली यहां से लेकर यहां तक, ये सारा हिस्सा इफ ब्लॉक कहलाता है, इफ ब्लॉक। तो हम यूं भी कह देते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक सारे का सारा, यानी इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो तमाम एग्जीक्यूट होंगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तमाम इफ ब्लॉक को छोड़ देगा, स्किप करके कंप्यूटर नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चलेगा, यानी इन तमाम स्टेटमेंट्स को छोड़ देगा। तो ये करली ब्रेसेस कब लगाई जाती हैं, ये बड़ी अहम बात है, यही आपने समझना है कि अगर इस कंडीशन को इन तमाम बहुत सारे स्टेटमेंट्स पर, मल्टीपल स्टेटमेंट्स पर अप्लाई करना हो तब ये करली ब्रेसेस लगाई जाती हैं। और अगर कंडीशन को सिर्फ ऊपर देखें, यहां पर अगर कंडीशन को एक स्टेटमेंट पर अप्लाई करना हो तो ये करली ब्रेसेस यहां पर नहीं लगाते। अब हम एक प्रोग्राम के जरिए इफ स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखें ये हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, यहां से इंट a इज इक्वल टू 10, a एक वेरिएबल है, इंट एक डाटा टाइप है, a की वैल्यू कितनी है 10 है, ये हमने a की वैल्यू a को इनिशियलाइज किया है, a की वैल्यू 10 है। ये लिखा हुआ इफ a इज लेस देन और इक्वल टू 20, ये कंडीशन है। देखें इफ आ गया, कंडीशन आ गया और ये स्टेटमेंट आ गई। और से देखें प्रीवियस स्लाइड पे हमने यहां पर क्या लिखा था, इफ कंडीशन स्टेटमेंट। अब देखें यहां पर क्या लिखा है, ये इफ कंडीशन, और ये जो सी आउट है ये स्टेट। कोई भी लाइन जिसके आखिर में सेमी कॉलन हो वो स्टेटमेंट होती है, और हर स्टेटमेंट एक इंस्ट्रक्शन होती है जो मखसूस किस्म का काम सरअंजाम देती है। अब असूल क्या है, कानून क्या है इफ स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंप्यूटर इस वाली स्टेटमेंट को, सी आउट हेलो वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इसको छोड़ देगा। सी आउट वर्ल्ड, गौर से आप यहां पर देखें, इस कंडीशन का ताल्लुक सी आउट वर्ल्ड इस स्टेटमेंट के साथ नहीं है, यही बात आपने यहां पर समझनी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फॉल्स होगी तो सी आउट वर्ल्ड इस लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका ताल्लुक इस कंडीशन से है ही नहीं। जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है वो सिर्फ ये वाली है, यानी ये कंडीशन सिर्फ ये पहले वाली स्टेटमेंट पर अप्लाई हो रही है। इसके ट्रू होने से ये एग्जीक्यूट होगी, इसके फॉल्स होने से ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। सी आउट वर्ल्ड वाली पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब एक की वैल्यू क्या है 10 है, 10 इज लेस देन 20, कंडीशन क्या हो गई ट्रू। ट्रू होगा तो क्या प्रिंट करेगा, हेलो। देखें ये हेलो प्रिंट हो गया, आउटपुट में नीचे लिखी हुई है। एंडल से क्या होगा, कंप्यूटर नई लाइन पे। सी आउट वर्ल्ड से क्या होगा, ये वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। तो कंडीशन ट्रू होने से ये जवाब आ रहा है, यानी ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर वर्ल्ड को एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट कराएगा, तो हेलो और वर्ल्ड ये प्रिंट हो जाएगा। रिटर्न 0 ये लिखा हुआ है, नॉर्मल टर्मिनेट, प्रोग्राम की नॉर्मल टर्मिनेशन के लिए हम लिखते हैं रिटर्न 0, क्योंकि फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है। अब ये दूसरे एग्जांपल पर आ जाएंगे जो राइट साइड पर है। अब यहां पर हम कंडीशन को फॉल्स करके देखें, यहां पर हमने ये दो एक जैसे प्रोग्राम लिखे हैं, अगर आप गौर से देखें ये सेम टू सेम प्रोग्राम है, सिर्फ यहां पर लेस देन का साइन है कंडीशन में, यानी कंडीशन को ट्रू किया हुआ है। यहां ग्रेटर देन का साइन है, यहां कंडीशन को फॉल्स किया हुआ है। अब ए की वैल्यू क्या है 10 है, 10 ग्रेटर देन 20, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो दोनों लाइनें नहीं छोड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस कंडीशन को हम सिर्फ पहली स्टेटमेंट पर अप्लाई करवा रहे हैं। तो कंडीशन फॉल्स होने से सिर्फ इस स्टेटमेंट को छोड़ेगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, सी आउट वर्ल्ड। याद रखें इस कंडीशन का ताल्लुक सिर्फ एक स्टेटमेंट से होता है, इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट से नहीं होता, क्योंकि करली ब्रेसेस नहीं है। कंडीशन फॉल्स होने से सी आउट हेलो को स्किप कर देगा, स्टेटमेंट को स्किप कर देगा, छोड़ देगा और अगली लाइन पर चला जाएगा। सी आउट वर्ल्ड से क्या होगा, वर्ल्ड प्रिंट। तो इसके आउटपुट पर गौर करें, कंडीशन ट्रू करने से क्या जवाब आ रहा है, कंडीशन फॉल्स करने से क्या जवाब आ रहा है, और ये कंडीशन कितनी स्टेटमेंट पर अप्लाई हो रही है, ये कंडीशन कितनी स्टेटमेंट, ये एक जैसे प्रोग्राम लिखे हैं। एक दफा हमने कंडीशन को ट्रू करके देखा, एक दफा फॉल्स, ताकि हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अब आ जाता है मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन इफ ब्लॉक। इफ ब्लॉक के अंदर मल्टीपल, देखें वही प्रोग्राम है, यहां पर हमने इफ के बाद क्या लगा दिया, करली ब्रेसेस लगा दी हैं। ये देखें इफ के फौरन बाद करली ब्रेसेस यहां पर, और यहां पर भी एक दफा कंडीशन को ट्रू किया, एक दफा कंडीशन को फॉल्स किया। यहां पर
ए की वैल्यू 10 है, 10 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी ये पूरा इफ ब्लॉक किसे करें, इस करली ब्रेस से लेकर इस करली ब्रेस तक, इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक, ये जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हुई है ये सारा इफ ब्लॉक है। कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यानी सी आउट हेलो भी प्रिंट करेगा, सी आउट वर्ल्ड भी प्रिंट करेगा, तो ये जवाब आएगा। अब इधर आ जाएं, ये देखें एक जैसे प्रोग्राम है, फर्क सिर्फ क्या कंडीशन का है, कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो रही है। यहां पर लेस देन का साइन है और यहां पर ग्रेटर देन का साइन है। ए की वैल्यू 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी पूरे इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट, इफ ब्लॉक को जो है वो छोड़ देगा, स्किप कर देगा। लेकिन यहां पर आउटपुट में क्या आएगा, नथिंग, कुछ भी नहीं आएगा। याद रखिएगा, ये हमने गलती से लिख दिया, आउटपुट में यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। तो आउटपुट इसकी क्या आएगी, खाली, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। इस पूरे ब्लॉक को क्या करेगा, वो छोड़ देगा और यहां पर ना सी आउट को, इस वाले सी आउट हेलो को एग्जीक्यूट करेगा, ना सी आउट वर्ल्ड वाली, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, पूरे इफ ब्लॉक को उसने स्किप कर दिया। तो आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि किसी भी सी आउट स्टेटमेंट को उसने एग्जीक्यूट नहीं किया। तो ये कॉन्सेप्ट समझना है, करली ब्रेसेस लगाने से क्या इफेक्ट आता है और ये करली ब्रेसेस लगाने से, ना लगाने से क्या इफेक्ट होता है, क्या डिफरेंस आता है। अब एक और प्रोग्राम है, ये हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें 3 नंबर्स को हमने एंटर किया है और उसमें से मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट किया है। 3 नंबर्स कौन से हैं हमारे पास, 3 नंबर्स हैं हमारे पास ए बी सी। देखें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होती है, मेन फंक्शन से। इंट ए बी सी एंड एम, ए बी और सी और एम जो हैं ये वेरिएबल्स के नाम रखे हैं और जिनकी डाटा टाइप क्या है, इंट डाटा टाइप है और ये वेरिएबल्स के नाम है। सी आउट, इस लाइन के लिखने से क्या होगा, और से देखें, इस लाइन के लिखने से एंटर नंबर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अब हमने कौन सा नंबर लिखना है, हमने लिखा है 20 लिखकर एंटर करेंगे, ये 20 जाएगा सीन में, सीन देगा ए वेरिएबल को, तो ए वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। तो याद रखें सी आउट से सिर्फ क्या प्रिंट होगा, एंटर नंबर। ये 20 हम खुद एंटर करेंगे रन टाइम पर, जब प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं। अगर आपने अभी तक प्रोग्राम रन नहीं किया, सी आउट और सीन की कमांड को नहीं समझा, तो इसके ऊपर एक अलहदा से मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, वीडियो लेक्चर प्रीवियसली, आप उन लेक्चर्स को गौर से देखें और पूरा तरीकाकार बताया कि कंप्यूटर पर कैसे आपने प्रोग्राम को रन करना है, कहां पर प्रोग्राम लिखना है, सी आउट की कमांड क्या करती है, सीन की कमांड क्या करती है। वहां से आपने उस लेक्चर को गौर से सुनना है ताकि आपको ये समझ आ जाए। अब इस लाइन के लिखने से क्या होगा, सी आउट एंटर नंबर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ये 70 हमने खुद लिखना है स्क्रीन पर। जैसे ही 70 रन टाइम पर, जब प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं, जैसे ही 70 लिखकर एंटर करेंगे ये जाएगा सीन की कमांड में। याद रखें सीन किसको देगा, बी वेरिएबल को, तो बी वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। सी आउट, इस लाइन से क्या होगा, इस लाइन से गौर से देखें, इस लाइन से एंटर नंबर स्क्रीन पर प्रिंट होगा। अब हमने ये 50 खुद से लिखना है, 50 लिखकर एंटर करेंगे, किस में जाएगा सीन में, सीन किसको देगा सी को, तो सी वेरिएबल की वैल्यू क्या हुई 50। तो डियर स्टूडेंट्स यहां तक प्रोग्राम में हमने क्या किया, 3 नंबर्स को 1 बाय 1 रन टाइम पर एंटर किया, यानी ए की वैल्यू भी एंटर की रन टाइम पर, बी की वैल्यू भी और सी। अब ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 70 है, सी की वैल्यू 50 है। आप कोई और वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं। हमने मालूम क्या करना है, इन तीनों नंबर्स में से जो मैक्सिमम नंबर है वो कौन सा है। अब हमें तो बाहर नजर आ रहा है लेकिन हमने प्रोग्राम के जरिए से सॉल्व करना है। अब इस लाइन m इज इक्वल टू ए, इसके लिखने से क्या होता है, इसके लिखिए, देखिए ये सिंगल इक्वल है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये ए वेरिएबल की वैल्यू किसको मिल जाएगी, m को, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। ए वेरिएबल की वैल्यू कितनी थी 20, तो m को कितनी मिल जाएगी, ए वेरिएबल ने अपनी वैल्यू ये लाइन से 20 मिल जाएगा। अब आगे आ जाए, इफ b इज ग्रेटर देन m, b की वैल्यू कितनी है 70, m की वैल्यू कितनी है 20,
बी की वैल्यू 70 है, एम की वैल्यू 20 है। कंडीशन क्या हो जाएगी? 70 ग्रेटर देन 20। कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होगा तो इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा। ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इस स्टेटमेंट को छोड़ देगा। अब कंडीशन ट्रू है, इसको पढ़ेगा। जब इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो बी अपनी वैल्यू किसको देगा? एम को। एम इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है सिंगल इक्वल। बी अपनी वैल्यू किसको देगा? एम को। तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 बी, क्योंकि बी की वैल्यू क्या थी? 70। अब एम की वैल्यू 70 हो गई और प्रीवियस वैल्यू उसकी खत्म हो जाएगी 20, क्योंकि वेरिएबल के पास सिंगल वैल्यू ही रहती है। पहले वैल्यू थी एम की 20, अब कितनी मिल गई? 70। तो इसके पास आखिरी वैल्यू होगी, यानी लेटेस्ट वैल्यू होगी 70। 20 खत्म हो जाएगी। अब सी की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 50। और एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 70। 50 ग्रेटर देन 70, कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो इस लाइन को स्किप कर देगा, यानी इसे पढ़ेगा ही नहीं, इसको छोड़ देगा, क्योंकि असूल यही है। छोड़कर कहां जाएगा? यहां नेक्स्ट लाइन पर सी आउट मैक्सिमम नंबर, जो चीज डबल कामों में लिखी होती है खुद प्रिंट होती है, और एम से एम की वैल्यू। तो इसके इस लाइन के लिखने से क्या होगा? इस लाइन के लिखने से ये स्क्रीन पर प्रिंट होगा मैक्सिमम नंबर 70। तो हमने इस प्रोग्राम में क्या किया कि 3 नंबर्स को रन टाइम पर एंटर किया और मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट किया। इसी तरह आप 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर्स ऐसे यहां पर 5 वेरिएबल्स और सी डी ई एफ, इस तरह आप वेरिएबल्स और क्रिएट कर लें, उनको अलग अलग वैल्यूज दे दें, और इसी तरह आप वैल्यूज देंगे। ए की वैल्यू एम को, ये कंडीशन लिखेंगे, फिर दूसरी कंडीशन, फिर तीसरी, चौथी। इस तरह आप 5 नंबर में से मैक्सिमम, 6 नंबर में से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं आप यहाँ पर इस प्रोग्राम। तो आप ये असाइनमेंट भी करें कि आप वो 5 नंबर एंटर करें, उनमें से मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करें। ये सेम यही मेथड होगा, बस यहाँ पर ये 2 कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस और आ जाएंगी यहाँ पर, तो आपका या 3 कंडीशंस और आ जाएंगी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो इसको आप कागज पर हल करें, इसके एग्जीक्यूशन करें, फिर से कंप्यूटर पर भी रन करके देखें। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें। मेरे चैनल का क्या नाम है? कंप्यूटर सैजनस, ये मेरे चैनल का नाम है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, स्टूडेंट्स जो हैं, इससे मुस्तफीद हो सकें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।